ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है का पूर्वी स्टेशन कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है और इस रेल मार्ग का जो पूर्वी स्टेशन है वो कौन सा है? पूर्वी और पश्चिमी स्टेशन इसके रूस का यह रूस में यह मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। पूर्वी स्टेशन इसका कौन सा है और पश्चिमी स्टेशन कौन सा है? एक तरह से पूरे रूस को कवर करता हुआ ये मार्ग है रेल मार्ग। तो पूर्वी स्टेशन ये है और पश्चिमी स्टेशन ये है। ठीक, पूर्वी स्टेशन व्लादिवोस्टॉक है और पश्चिमी स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग है। ठीक, आगे चलें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। उच्च न्यायालय की रीट निकालने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट रीट निकालता है, तो उसकी रीट निकालने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है या कम है? यह कथन आपके पास है कि अधिक है। अब यह कथन सही या गलत है आप बताएं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना आवश्यक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वैसे ही पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। तो आपके पास 4 कथन हैं और इन चारों कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन में से कौन सा कथन असत्य है जल्दी बता दें, बहुत ही सीधा सा। मोहन पाठक जी, स्टडी शशांक सर का स्वागतम सर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप बताएं जल्दी। उच्च न्यायालय की रीट निकालने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। बिल्कुल ये कथन सही है। क्यों अधिक है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो रीट निकालता है, जो 5 रीटें हैं, तो उस रीट यह केवल मूलाधिकारों के संदर्भ में ही रीट जारी कर सकता है। मूलाधिकार का हनन के संदर्भ में ही ये रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूलाधिकारों के साथ साथ अन्य किसी मुद्दे पे भी रीट जारी कर सकता है। इस संदर्भ में देखें तो उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना आवश्यक है। किसी एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कुल समय कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। वो एक उच्च न्यायालय में हो या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो, या किसी न्यायिक पद पर 10 वर्ष रहा हो। किसी न्यायिक पद पर अगर 10 वर्ष रहा है तो भी एलिजिबल है। तो ये भी कथन सत्य है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वैसे ही पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। 124(4) आर्टिकल 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो बात कही गई है, जिस तरह से उन्हें हटाया जाएगा दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके, और प्रत्येक सदन में प्रस्ताव कैसे पारित होना चाहिए? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक और उपस्थित तथा मतदान देने वाले के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित होता है तब उन्हें पद से हटाया जा सकता है। दोनों के लिए एक ही प्रोसेस है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। ठीक, तो ये कथन आपका असत्य है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य संबंधी CAG कैग 148 से 151 तक के अनुच्छेद में CAG का उल्लेख है। CAG का पद, CAG के कर्तव्य, CAG की रिपोर्ट। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य संबंधी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? दरअसल एक ही पद है लेखा परीक्षा संबंधी। भारत में एक ही पद है, राज्यों के लिए अलग से कोई पद नहीं है। एक ही है, वो
नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। यह पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और लेकिन ब्रिटेन में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद है इसमें उसमें नियंत्रक की भी भूमिका निभाता है, लेकिन भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियंत्रक की भूमिका नहीं निभाता है, सिर्फ लेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है। यानी जो बजट में राशि आवंटित हो गई, जो व्यय हो रहा है, राशि जब निकाली जाती है विभागों द्वारा तो उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो इसलिए वह भारतीय सीएजी नियंत्रक की भूमिका में नहीं है। यह जो दोनों राज्यों का भी लेखा परीक्षण करता है, केंद्र का भी लेखा परीक्षण करता है, केंद्र संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य संबंधी रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। तो इस प्रश्न का आंसर बी है। ठीक, राज्यपाल का शपथ प्रारूप किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? राज्यपाल का शपथ प्रारूप किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आप जो है इसका आंसर जानते हैं, जल्दी दे दें। एक दिन और बात हुई थी इसकी, इसको जानबूझ के हमने आज फिर इस प्रश्न को रखा कि आपको याद है कि नहीं। उस दिन जो बात हुई थी, उस दिन बात जो हुई थी उसमें क्या कहा गया था कि अनुसूची 3 में विभिन्न प्राधिकारियों के शपथ प्रारूप दिए गए हैं, लेकिन उस अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ प्रारूप नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ प्रारूप अलग से दिए गए हैं, अलग अनुच्छेदों में उल्लिखित है। तो यहाँ जो उल्लिखित है 159 में राज्यपाल का और 60 में, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ प्रारूप दिया गया है। ठीक, आगे चलें। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें। अच्छा, यहाँ जो आपको दिख रहा था अनुच्छेद 161, यह जो अनुच्छेद है ये आप राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है वह है, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए है? 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हुआ है, एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। और ये रिपोर्ट इनको किन वर्षों के लिए देनी थी? प्रत्येक वित्त आयोग 5 वर्ष के, आगामी 5 वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट देता है। तो यह रिपोर्ट आपकी 2020-21 से 2025-26 तक के लिए ये रिपोर्ट है। ठीक, 2 पार्ट में ये रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट वित्त आयोग ने 2020-21 की पहले दे दी है, 2020-21 की रिपोर्ट पहले दे दी है। 1 वर्ष की रिपोर्ट उन्होंने पहले दे दी है। अब दूसरे पार्ट की जो रिपोर्ट है वो आपकी 21-22 से 25-26 के लिए है। 42% राज्य संघ का अपना कुल जो उसकी राजस्व प्राप्ति है उसका 42% राज्यों को देना होता था 14वें वित्त आयोग के अनुसार। इस वित्त आयोग के अनुसार 41% देना है। 1% की कटौती इसलिए की गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य अब रहा नहीं, अब 2 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं, तो इसलिए यह 1% की कटौती राज्यों से की गई है। राज्यों के हिस्से में जो 42% जाता था अब वो 41% जाएगा। इस वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है स्वास्थ्य सेक्टर को देखते हुए कि विभिन्न राज्यों में चिकित्सकों की कमी है, समान अनुपात नहीं है राज्यों में, तो इसने यह सिफारिश की है कि जो अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा है उसका सृजन जल्दी से जल्दी किया जाए जिससे इसको दूर किया जा सके। तो 2 तरह के रिपोर्टें होती हैं वित्त आयोग में, एक तो वर्टिकल होता है, एक पैरेलल होता है। वर्टिकल का मतलब संघ से राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा, संघ से राज्य को कितना अनुदान मिलेगा। दूसरा, राज्यों के बीच किस राज्य को कितना अनुदान दिया जाएगा, तो उसको आपको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल। और वो आपका वर्टिकल है संघ से राज्य की तरफ, और राज्य के बीच में कितना किस राज्य को मिलेगा वह बात वहाँ की जाती है। तो जो आधार राज्यों के बीच किस राज्य को कितना मिलेगा उसके लिए एक फार्मूला
प्रत्येक वित्त आयोग तैयार करता है, उसी फार्मूले के अनुसार राज्यों को धन अनुदान आवंटित करने की संस्तुति करता है। तो यह जो फार्मूला है इसमें क्षेत्रफल, राज्य का क्षेत्रफल का भारांश 15% दिया गया है, जनसंख्या का भारांश 15% है, आय के असमानता का भारांक 45% है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भारांश 10% है और वित्तीय जो अनुशासन है उसका भारांश 2.5% है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलें। महापंजीयक कार्यालय द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? यह 2020 में जारी किया गया है। 2020 में जारी किया गया है। किस वर्ष के लिए? 2018 के लिए। 2018 के लिए जारी किया गया था। तो यहाँ आपको कुछ न्यूनतम जन्म दर इस रिपोर्ट के अनुसार कहाँ है, किस राज्य की है, ये देखना है। दूसरा आपका न्यूनतम शिशु मृत्यु दर, उच्चतम मृत्यु दर और भारत की जनसंख्या समृद्धि दर। तो इसमें जो जन्म दर आपकी मृत्यु दर जो है इसके अनुसार 6.2% मृत्यु दर है, 6.2% मृत्यु दर है। और जन्म दर पूरे भारत के 20 और समृद्धि दर इसमें से इसको घटा लीजिए तो 13.8% समृद्धि दर है। ये पूरे भारत की बात हो रही है। तो अगर पूरे भारत की पूछी जाए कि मृत्यु दर कितनी है 2018 में या वर्तमान में, तो आप बताएंगे 6.2। जन्म दर कितनी है तो 20 और समृद्धि दर कितनी है तो 13.8। ठीक। न्यूनतम जन्म दर गोवा की है। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर जो है वो नागालैंड का है। और उससे भी न्यूनतम देखें संघ शासित प्रदेशों में तो अंडमान का है। अंडमान के राज्यों में नागालैंड। उच्चतम जन्म दर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। न्यूनतम जन्म दर पुनः नागालैंड। भारत की जनसंख्या समृद्धि दर 13.8 आपने देखा ही। ये जो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है ये आपका पहले अंडमान संघ शासित प्रदेश भी अगर है साथ में तो अंडमान, राज्य सिर्फ है तो नागालैंड आपका। उच्चतम मृत्यु दर और उच्चतम शिशु मृत्यु दर, अगर यही कहा जाए कि उच्चतम शिशु मृत्यु दर किस राज्य की सबसे अधिक है तो उसमें आपका मध्य प्रदेश है। उच्चतम शिशु मृत्यु दर में सबसे ऊंचा स्थान मध्य प्रदेश का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है। और उच्चतम जन्म दर में प्रथम स्थान बिहार का है और उसके बाद उच्चतम जन्म दर में प्रथम स्थान बिहार का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है। ठीक, आगे चलें। 2011 जनगणना के अनुसार मिलियन प्लस नगरों की जनसंख्या कितनी है? मिलियन प्लस नगरों की, मिलियन प्लस यानी 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या पूछी जा रही है। 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या पूछी जा रही है। तो ये जो 35 संख्या थी ये 2001 की जनगणना के तहत थी। 2011 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 53 है। यह जो 44 है, 10 लाख से 40 लाख के बीच वाले जो नगर हैं उनकी संख्या 44 है। 40 लाख से अधिक
40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 9 है। 40 लाख से अधिक जनसंख्या के वाले नगरों की संख्या 9 है, जिसमें सबसे अंत में सूरत। ठीक, चारों महानगर अहमदाबाद, हैदराबाद, सूरत, ये आपके इसमें 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में है। ठीक, सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ मिलती है, कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति, सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है मैंग्रोव वनस्पति का? तो सर्वाधिक क्षेत्र जो मैंग्रोव का है, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर, गुजरात द्वितीय स्थान पर, अंडमान तृतीय स्थान पर है। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद आपका गुजरात है, फिर अंडमान। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ? भारत दुनिया का तीसरा देश है जहां पर्यावरण के लिए अलग से न्यायालय का गठन हुआ है। इसके पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के न्यायालय गठित हैं। तो यहाँ जो न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 2010 में हुआ और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। मुख्यालय इसका दिल्ली में है और इसकी 4 पीठें हैं, 4 पीठें हैं। इसकी 4 पीठें हैं आपकी, तो जिसमें आपका कोलकाता है, चेन्नई है, भोपाल है, ठीक, नागपुर है। तो ये 4 पीठें इनकी हैं। इस न्यायाधिकरण में के लिए कहा गया कि कम से कम 10, अधिक से अधिक 20 मेंबर्स इसमें होंगे। इसके अध्यक्ष का जब 10 में से कम 20 जब मेंबर होंगे तो कम से कम 10 जो है वो न्यायिक क्षेत्र से होंगे, न्यायाधीश होंगे, और 10 जो है वो पर्यावरण संबंधी विशेषज्ञ होंगे। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह भी ली जाती है और एक सेलेक्ट कमेटी होती है जो इनकी नियुक्ति करती है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक, यह 6 माह के कोई भी मुद्दा आता है, कोई भी केस आता है इनके पास, तो 6 माह के अंदर उसे निर्णित करना होता है और इसके निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील हो सकती है। राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय कार्य योजना में 8 बातें थी, 8 मिशन शुरू करने थे। राष्ट्रीय कार्य योजना में 8 मिशन शुरू करने थे। 8 मिशन में आपका सौर मिशन था, जल प्रबंधन मिशन था, हिमालय के लिए मिशन था, आपका जो कृषि थी उसके लिए एक मिशन था, रहन सहन को सुधारने संबंधी मिशन था, ज्ञान का रणनीतिक मिशन था। तो इस प्रकार से कुल 8 मिशन थे और 2008 में यह शुरू किया गया। ठीक, निम्न में से कौन सी नदी एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है? तो एशिया और यूरोप की सीमा बनाने वाली जो नदी है वह आपका कौन सी नदी है? 10 का आंसर आप लोग दे दें। 9C बिल्कुल सही आंसर। 11 का आंसर दें। कौन सी नदी एशिया और यूरोप का सीमा बनाती है? वोल्गा, यूराल, पो, एल्बे। तो इसमें आपका यूराल नदी जो है ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। यह नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है।
यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा। यह जो है कैस्पियन सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में ये भी गिरती है। पो इटली की नदी है और इसे इटली की गंगा बोला जाता है। ठीक। एल्बे पर ही जर्मनी है। यूरोप की नदियों में जैसे शीन है, शीन के तट पे पेरिस बसा है। डेन्यूब या काला सागर में नदी गिरती है और इस पे कई राजधानियां हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी हंगरी भी इस पे है, बुखापेस्ट भी इसी पे है। ठीक। विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। आयतन में सबसे बड़ी नदी, पानी जिसमें सबसे अधिक हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी आयतन के संदर्भ में अमेजन है। शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला कौन था? शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला, तो पहला किला आपका सिंगड़ 1643, तोरण 1646, पुरंदर 1654, जावली आपकी 1656। शिवाजी के संदर्भ में, शिवाजी ने 1674 में शिवाजी का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। इसके बाद इन्होंने कर्नाटक की विजय की थी। सबसे पहले मुगलों से इनका जो संघर्ष हुआ वो 1656-57 में हुआ। जुन्नार और अहमदाबाद पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो पहले बार मुगलों से मुठभेड़ हुई, हालांकि उसमें इन्हें पीछे हटना पड़ा था। शिवाजी के अष्टप्रधानों में विदेश मंत्री का कार्य कौन करता था, या विदेश मंत्री कौन कहलाता था? 13 शिवाजी के अष्टप्रधानों में आंसर आया, यह जो सुमंत है यह विदेश मंत्री है। सुमंत विदेश मंत्री है। मंत्री या वाक्यानवीश, इसे वाक्यानवीश नवीश भी बोला जाता है। अमात्य एक तरह से अर्थ मंत्री है या वित्त मंत्री कहिए। मंत्री या वाक्यानवीश आपका यह राजा के दिन प्रतिदिन राजा की सुरक्षा आदि की देखभाल करता था। पंडित राव यह धार्मिक कार्यों से संबंधित है। सेनापति सेना से संबंधित है। ठीक। तो मंत्री सुमंत यही आपका विदेश मंत्री है। कौन सुमिलित नहीं है? कुछ संधियां हैं। सालवाई की संधि, बड़गांव की संधि, पुरंदर की संधि, सूरत की संधि। तो ये संधियां, ये सभी संधियां लगभग सभी आपके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मराठा, मराठों और ब्रिटिश कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। सालवाई के संधि 1782 में हुई थी। इस युद्ध का अंत इसी संधि से हुआ। इसमें सिंधिया ने मध्यस्थता की थी इस संधि में। बड़गांव की संधि 1779 में हुई। इसमें अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए यह संधि अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने समस्त जीते हुए भूभागों को लौटाना पड़ा था। पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी और सूरत की संधि 1775 में हुई थी। सूरत की संधि
1775 में हुई थी। इसी संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। बीच में वारन हेस्टिंग्स के कहने पर पुरंदर की संधि हुई और सालबाई संधि के तहत इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ। कर्नल स्लीमन किस प्रथा का उन्मूलन किया था? कर्नल स्लीमन किस प्रथा का उन्मूलन किया? 14 का डी आंसर आया था, बिल्कुल सही आंसर था। कर्नल स्लीमन किस प्रथा का, इसकी बात पहले हो चुकी है, इसकी बात पहले हो चुकी है इस प्रश्न की। प्रश्न इस रूप में नहीं था, किसी न किसी रूप में यह बात आपको बताई गई है प्रैक्टिस सेट के दौरान ही, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपने कर्नल स्लीमन को किस प्रथा के लिए ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए बेंटिक द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था? 14 बी, 15 बी बिल्कुल सही आंसर। 14 का बी नहीं था, 14 का डी आंसर था। ठीक। सिंध का विलय ब्रिटिश कंपनी ने किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया था? सिंध का विलय आपके हिंट के लिए 1883 ईस्वी में सिंध का विलय हुआ और यह इस समय गवर्नर जनरल कौन रहा होगा? तो इस समय गवर्नर जनरल जो था वो है एलन बरो। ठीक। ऑकलैंड के समय में ऑकलैंड के समय में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया था। हार्डिंग डलहौजी के पहले के गवर्नर जनरल हैं। बेंटिंक को आप जानते ही हैं। आत्मोन्नति समिति के संस्थापक कौन थे? आत्मोन्नति समिति बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित यह समिति है और इसके संस्थापक हैं बिपिन बिहारी गांगुली। बिपिन बिहारी गांगुली इसके संस्थापक हैं। इसमें आप पुलिन दास को जानते ही हैं और वारेंद्र कुमार घोष। ये जो सखाराम गणेश देउस्कर हैं, देशेर कथा इनकी एक कृति है। देशेर कथा ये थे महाराष्ट्र के, लेकिन रहते बंगाल में थे, बांग्ला जानते भी थे और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों और बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच द्विभाषीय का कार्य भी करते थे। अनुशीलन समिति से ये दोनों लोग जुड़े हुए हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना मुख्यतः उसके अध्यक्ष ही हैं पुलिन दास। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 क्रांतिकारी संदर्भ में 1907, ऐसे एक व्यायामशाला के रूप में 1903 में ही ये अस्तित्व में अनुशीलन समिति आ गई थी। गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुई थी? गदर जो साप्ताहिक थी, बाद में हालांकि मंथली भी हुई, तो यह इसके जो अंक प्रकाशित हुए वो अधिकतम कितने भाषाओं में प्रकाशित हुए थे? तो गदर नाम से ही आप जानते हैं कि पहला अंक इसका जो था वो उर्दू में था। दूसरे अंक से ये गुरुमुखी में आई, तो उर्दू, गुरुमुखी, मराठी, गुजराती, हिंदी, एक अंक पश्तो में भी इसका प्रकाशित हुआ था। तो कुल 7 भाषाओं में यह
प्रकाशित हुई थी। प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था? दिल्ली दरबार कितने हुए हैं? दिल्ली दरबार 3 हुए हैं। प्रथम दिल्ली दरबार जो है वो 1877 में हुआ है। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में हुआ। लॉर्ड लिटन ने इस दरबार को बुलाया था। दूसरा दरबार जो है 1903 में हुआ। लॉर्ड कर्जन ने इसे बुलाया था। एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में यह दरबार मनाया गया था। 1911 का दरबार ये जो है 1900, इस समय हार्डिंग है गवर्नर जनरल। और इसी दरबार में क्या हुआ? इसी दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की बात कही गई और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो पहला दरबार 1877। 1857 के विद्रोह के पश्चात कैनिंग ने आगरा में एक दरबार बुलाया था। हालांकि वो दिल्ली में नहीं था, आगरा में था। वो राजाओं का दरबार बुलाया गया था। 1857 में जो लोग भाग नहीं लिए थे उन्हें पुरस्कृत किया गया। जो लोग भाग लिए थे उनके कुछ राज्य क्षेत्रों को छीना गया था। ठीक। सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में किसी प्रांत का कोई गवर्नर भाग लिया था? तो प्रांत के गवर्नर 1916 में उत्तर पश्चिम प्रांत के संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे अपनी पत्नी और अपने सेवकों के साथ उपस्थित हुए थे। हालांकि उसके पहले ही 1914 में मद्रास के गवर्नर कांग्रेस अधिवेशन में भाग ले चुके थे। आप जानते हैं कि 1888 से कांग्रेस खफा हो गई थी। कंपनी तो नहीं है, उस समय ब्रिटिश सरकार है, तो ब्रिटिश सरकार खफा हो गई थी कांग्रेस से। 1885 से 87 तक कांग्रेस का वो सपोर्ट कर रही है। जब कांग्रेस देखी कि कांग्रेस अब दूसरे रास्ते पे जाने लगी, जन आंदोलन के रास्ते पे जाने लगी, तो यहाँ से सरकार अब उसका विरोध करने लगी। ये वाला अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था और इलाहाबाद में सरकार चाह नहीं रही थी कि कांग्रेस का अधिवेशन हो, क्योंकि कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। तो आपने देखा था, पहले बात भी हुई थी कि दरभंगा महाराज ने यहाँ लोथर काउंसिल नामक एक जगह खरीद के कंपनी बाग के पास ही कांग्रेस को दिया था। तब ये आयोजन शुरू हुआ था और इसी समय कैनिंग कर रहे हैं आपके ब्रिटिश सरकार ने विरोध शुरू किया और डफरिन ने इसी समय कहा था कि कांग्रेस क्या कर रही है सूर्य के रथ पे चढ़ने का प्रयास कर रही है और समुद्र में छलांग लगाने का प्रयास कर रही है। अब यहाँ ये लोग आने क्यों लगे? आने इसलिए लगे क्योंकि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और तब ब्रिटिश सरकार बहुत खुश हुई थी कांग्रेस के विभाजन से। तो वो उदारपंथियों को आश्वस्त करना चाहती थी, इसलिए वो अब कांग्रेस अधिवेशन में आए। लेकिन जब 1916 में तिलक आ गए लखनऊ अधिवेशन में और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पैक्ट हो गया, तब फिर सरकार इनके विरुद्ध हो गई। विश्व की अरबपतियों में फोर्ब्स सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? फोर्ब्स सूची में प्रथम स्थान पर जो है उससे आप जानते हैं कौन है, लेकिन आप बताएंगे नहीं। हाँ? तो प्रथम स्थान पे ये है एलन मस्क, द्वितीय स्थान पे है। ये जो है भारत के अरबपतियों में प्रथम स्थान पर, भारत में प्रथम स्थान पे। ठीक। निम्न में से कौन बिटकॉइन को लीगल टेंडर
लीगल टेंडर की मान्यता दिया है। मनवीर जी 21D था, 21D नहीं था, 21C था। बिटकॉइन लीगल टेंडर बन गई है। कौन सा पहला देश है? तो वो देश आपका अल सल्वाडोर है जिसने लीगल टेंडर, हालांकि उनकी अपनी मुद्रा भी चलती रहेगी लेकिन इसे भी उन्होंने मान्यता दे दी है, बिटकॉइन को भी। बिटकॉइन कोई डिजिटल करेंसी है, भौतिक एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। बजट 2021-22 में निम्न में से किस योजना पर सर्वाधिक व्यय का प्रस्ताव है? निम्न में से किस योजना पर सर्वाधिक व्यय का प्रस्ताव है बजट 2021-22 में? तो बजट 2021-22 में सर्वाधिक पहले स्थान पर मनरेगा है। ठीक, चले आगे। उत्तर प्रदेश 2021-22 के बजट का आकार है, सीधे सीधे बजट का आकार का भी पूछ लेते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा आंकड़ा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बजट का आकार, कितना व्यय करना है सरकार को, वही बजट का आकार माना जाता है। तो ये जो है 5,50,270 करोड़ रुपया, ये जो आकार है ये भारत के बजट का है। 2021-22 भारतीय बजट का है, ये उत्तर प्रदेश के बजट का आकार है। ठीक, अब कितना परसेंट होगा? अगर ये पूछा जाए कि भारतीय बजट, उत्तर प्रदेश का बजट भारतीय बजट का कितना प्रतिशत है, तो उसको आप निकाल लेंगे। 10% से अधिक होगा आपका, 17-18% जो होगा देख लीजिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया? कहाँ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में, उत्तर प्रदेश के बजट में ये बताया गया है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, वो प्रयागराज में प्रस्तावित है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। हाँ मनवीर जी, बिल्कुल सही आंसर। आज 25 प्रश्न था, दरअसल समय लिखने को नहीं मिल पाया था, मैं सोचा आज, कल गैप हुआ ही था, आज भी गैप हो जाएगा तो इसलिए, लेकिन जितने प्रश्न थे 2-4 मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए फिर कल मिला जाए। और एक बात और कि आप लोग जो करंट देख रहे हैं, तो करंट के लिए आप जो जितने महीने का देखेंगे करंट, तो अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का करंट आप बिल्कुल देखें। और इधर सितंबर के बाद के 10 अक्टूबर तक का भी करंट आप देखें, क्योंकि कभी कभी होता है कमीशन जो है 15 दिन पहले का करंट पूछता है। एक तो संभावना ये है अगर पेपर नया बना है तो, अगर पेपर पुराना बन गया है तब यह भी संभावना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका पहले होना था, तो हो सकता हो कि पेपर पहले से बना हो। तो जब पहले बन गया होगा तब आप फरवरी से लेकर करंट देखें, 4-5 प्रश्न आपके करंट रहेंगे, तो इसलिए फरवरी से आप करंट देखें, कोई रिस्क न लें। ठीक, धन्यवाद।